आज हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य का विकास हुआ वह किस प्रकार का था, विभिन्न देशों में उसकी कैसी प्रगति हुई और संपूर्ण यूरोप में रचे जाने वाले साहित्य की कुछ प्रमुख आम विशेषताएं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। सबसे पहली विशेषता जो थी वह थी देशज भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण काल में जिस साहित्य की रचना हुई उसका विशिष्ट महत्व है। इससे पूर्व साहित्य केवल लैटिन अथवा यूनानी भाषाओं में ही होता आ रहा था। देशी भाषाएं असभ्य मानी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण काल में इनका अध्ययन अध्यापन किया जाने लगा। विभिन्न देशों में लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं में साहित्य का सृजन करने लगे, जिससे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेज़ी, डच, स्वीडिश आदि बोलचाल की भाषाएं विकसित हुईं। इस प्रकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और वे इतनी संपन्न और शक्तिशाली हो गईं कि उन्होंने आज एक परिष्कृत रूप धारण कर लिया। बोलचाल की भाषा में साहित्य की रचना इस काल की यानी कि पुनर्जागरण काल की प्रमुख विशेषता थी। बाइबल का विभिन्न देशज भाषाओं में अनुवाद इसी युग में किया गया। दूसरी विशेषता जो हम कह सकते हैं वह है मानववादी तत्वों का प्रवेश साहित्य लिखने में। पुनर्जागरण काल के साहित्य की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी विषय वस्तु थी। मध्यकालीन साहित्य का मुख्य विषय धर्म था। अधिकांश रचनाएं धार्मिक विषयों पर आधारित होती थीं और उन रचनाओं पर धर्म की गहरी छाप होती थी। किंतु इस युग के साहित्य में धार्मिक विषयों के स्थान पर मनुष्य के जीवन और उसके क्रियाकलाप को अधिक महत्व दिया गया। इस युग के साहित्यकारों के विचार मध्ययुगीन धर्म संबंधी वाद विवादों और मान्यताओं से मुक्त थे। अब साहित्य आलोचना प्रधान, मानववादी और व्यक्तिवादी हो गया। इस युग के 3 प्रमुख साहित्यकार जो कि माने जाते हैं, अंग्रेजी में शेक्सपियर, फ्रांसीसी भाषा में रेबेलस और स्पेनिश भाषा में सर्वेंटीज, इन्होंने अपनी कथा वस्तु के लिए धार्मिक विषय नहीं चुने और अपनी रचनाओं द्वारा मानव जीवन की साधारण घटनाओं को व्यक्त करने का प्रयत्न किया। तीसरी जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या सभी साहित्यों में देखी जाने वाली विशेषता थी वह थी शैली में परिवर्तन और गद्य साहित्य का विकास। शैली की दृष्टि से भी पुनर्जागरण काल यूरोपीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य में परिवर्तन परिलक्षित होता है। शैली का परिवर्तन सबसे पहले कविता में दिखाई दिया। दरबारी कवियों के अनुकरण को छोड़कर नए पदबंधों और विषयों को अपनाया गया। नाटकों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब उसमें व्यंग का प्रयोग बढ़ा। गद्य लेखन में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। पहले गद्य का प्रयोग केवल विद्वतापूर्ण विवेचना के लिए होता था। कहानियाँ तक कविता के रूप में लिखी जाती थीं। अब कथा साहित्य का माध्यम गद्य हो गया। इटालियन बुकासियो की डेक्रेमरॉन इसी क्षेत्र में ऐसी रचना थी जिसने समस्त यूरोप के पुनर्जागरण युगीन गद्य लेखन को प्रभावित किया। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि इटली में किस प्रकार का साहित्य रचा गया। जिन इतालवी साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे उनमें प्रमुख रूप से दांते, पेट्रॉर्क और बुकासियो हैं। तो सबसे पहले हम दांते की बात करेंगे। दांते ने अपनी कविताओं से इटालियन साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया। वह दरअसल मध्य युग की समाप्ति और नवीन युग के उदय से थोड़ा सा पूर्व ही पैदा हुआ था। उसकी तुलना होमर से की जाती है। दांते की विख्यात कृति डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें वह एक काल्पनिक जगत की यात्रा करता है। इस काल्पनिक यात्रा में नरक, पाप मोचन स्थल और स्वर्ग की यात्रा करता हुआ वह नजर आता है। नरक में यातनाओं और पीड़ाओं का दृश्य, पाप मोचन स्थल में संयम और कठोर जीवन से आत्मशुद्धि
और उसके बाद स्वर्ग का अनंत सुख वह अपनी पुस्तक में दर्शाता है। इस प्रकार यह यात्रा दुख से आरंभ होकर आत्मिक सुख में समाप्त होती है, इसलिए दांते ने इसे कॉमेडी कहा है। इस रचना के द्वारा मनुष्य को नैतिक और संयमी जीवन यापन की प्रेरणा दी गई है। इसके अतिरिक्त मानव प्रेम, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा भी इस कृति से हमें मिलती है। यद्यपि इसकी विषय वस्तु मध्यकालीन और आध्यात्मिक है, लेकिन साहित्यिक श्रेष्ठता के कारण एक आध्यात्म विषय का भी सरस चित्रण दांते ने किया है। इसकी अन्य रचनाओं में वीता नुआ द मोनार्किया भी श्रेष्ठ हैं। दांते को इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। इसके बाद आते हैं पेट्रार्क। पेट्रार्क को कुछ इतिहासकार पुनर्जागरण का कवि अधिक समझते हैं बजाय दांते के, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु मध्यकालीन है, लेकिन पेट्रार्क की कविताओं में नवीनता दृष्टिगोचर हो जाती है। पेट्रार्क ने अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर उससे बगावत करके इतालवी भाषा में अपना साहित्य सृजन जारी किया था। उसकी कविताओं में प्रकृति का और मनुष्य के हर्ष और विषाद का मार्मिक वर्णन किया गया है। मध्ययुगीन शिक्षा और साहित्य के स्थान पर लोगों का ध्यान उसने यूनानी और रोमन साहित्य की तरफ मोड़ा। दांते के समान उसने अपने विषयों के लिए धर्म विषय वस्तु नहीं चुनी, क्योंकि लोग ऐसे विषयों से अब ऊब चुके थे। उसने यूनानी और लैटिन भाषा के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने और उनका संग्रह करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। कई पुस्तकालय खोले और समूचे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। इसलिए उसे मानवतावाद का पिता कहा जाता है और पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। फिर आते हैं बुकासियो। ये पेट्रार्क के शिष्य थे और कहानीकार के रूप में उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति डेकेमरॉन है। इसमें कुल 100 कहानियों का संग्रह है और हास्य प्रधान रचना में कहानी कहने की एक नई शैली का विकास किया गया है। तत्कालीन इतालवी संपन्न और संभ्रांत समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। अनेक कहानियों के माध्यम से यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ का वर्णन भी किया गया है। लौकिक विचारों के लिए बुकासियो की दूसरी प्रसिद्ध रचना है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। इसमें बुकासियो ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ज्ञान मानव को किस प्रकार नैतिक, गुणवान और बुद्धिमान बनाता है। इसके बाद आता है फ्रांसीसी साहित्य। फ्रांसीसी साहित्य में सबसे पहले नाम आता है रेबेलास का, जिन्होंने धार्मिक कट्टरता और पुराणपंथिता के विरोध में आवाज़ उठाई। अधिकार संपन्न लोगों, धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों पर कटु व्यंग किए, हास्य और व्यंग मिश्रित शैली का अनुसरण किया। फ्रेंच में लिखी गई उसकी पुस्तकें एक ताज़ी हवा की तरह सिद्ध हुई, इसलिए उसकी पुस्तकों को नया संदेश कहा जाने लगा। इसके अलावा फ्रांस के लेखकों में मॉन्टेन का नाम अग्रणी है। निबंध लेखन का आरंभ इनकी कृतियों से ही किया जाता है। अधिकांश निबंध सरल और सुबोध फ्रेंच भाषा में लिखे गए, जिनका विषय मैत्री, शासन तंत्र, शिक्षा और युद्ध है। इसके लेखन ने फ्रांसीसी भाषा और साहित्य को उसके भावी उत्कर्ष के लिए तैयार किया। एक निबंधकार होने के साथ साथ वह मानववादी भी था। चिंतन और लेखन में वह वॉल्टेयर का अग्रगामी था और इसी प्रकार उसे प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि अर्जित करने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य की। अंग्रेजी साहित्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण व्यक्ति था जॉफ्रे चौसर, जिसे अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। महाकवि, राजनीतिक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध चौसर की सबसे अच्छी कृति, सर्वश्रेष्ठ कृति है कैंटरबरी टेल्स।
और कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोगों के वास्तविक गुणों और दोषों का वर्णन उसने किया है। इसके अलावा चौसर को श्रेय जाता है कि उसने सोनेट नाम की एक कविता का रूप जो है उसने विकसित किया। एक लंबी कविता होती है सोनेट, और पहली बार चौसर ने उसका परिचय लोगों को कराया। चौसर के बाद आते हैं सर टॉमस मूर। सर टॉमस मूर एक धर्म और विधि शास्त्र के पंडित थे, और उनकी सबसे महान और विवादास्पद कृति थी यूटोपिया, जिसमें उसने इंग्लैंड के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और आर्थिक दोषों का निरूपण किया है। यूटोपिया का अर्थ एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जो पूर्ण रूप से आदर्शवादी होती है। वह चाहता था कि इंग्लैंड में श्रेष्ठ शासन स्थापित हो, इसलिए उसने अपनी पुस्तक में आदर्श समाज और एक आदर्श राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया है। टॉमस मूर के बाद आता है नाम फ्रांसिस बेकन का। वह इस युग का सर्वोत्तम निबंधकार था, जिसने तर्क, अनुभव और प्रमाण पर जोर दिया। बहुत ही सूक्ष्म विषयों पर उसने अपने विचार प्रकट किए हैं, और उसकी लेखों की शैली जो है वह काव्यात्मक है, जिसमें मानवीयता भरी हुई है। इतिहासकार बेन फिंगर के अनुसार बेकन ने मनुष्य का ध्यान व्यर्थ के धार्मिक विचारों से हटा दिया और प्रकृति के अध्ययन और मानव हितों में लगाया। लेकिन अगर हम बात करें तो शेक्सपियर इस युग का महानतम साहित्यकार कहा जा सकता है। वह एक महान कवि और नाटककार था। उसकी साहित्य, भाषा, शैली और प्रस्तुति के लिए असाधारण रूप से विख्यात थी। रचनाओं में मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का सशक्त और सजीव वर्णन किया है। उसकी खूबी यह है कि उसके द्वारा रचे गए मानव में सभी गुण और दोष मौजूद हैं। उसने दुखांत और सुखांत दोनों प्रकार के नाटक लिखे, जिन्हें हम कॉमेडी और ट्रेजेडी कहते हैं। उसके प्रमुख नाटकों में रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये सभी जो लोकप्रिय कृतियां हैं उसकी वो ये हैं। शेक्सपियर के साहित्य में अंग्रेज़ी भाषा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। इस प्रकार दूसरे देशों में, दूसरी भाषाओं में, जो वहाँ की देशज भाषाएं थीं, वहाँ भी उत्कृष्ट साहित्य रचा गया, और उसमें हॉलैंड के इरेस्मस का नाम सामने आता है। वह अपने युग का एक प्रमुख मानववादी और साहित्यकार था। सीधी साधी नैतिक सच्चाइयों के उपदेशों को उसने अपनी कृतियों में उतारा। इसके अलावा वह व्यवहार और विचारों के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ, और उसकी सबसे प्रमुख कृति थी इन द प्रेज ऑफ फॉली, यानी मूर्खत्व की प्रशंसा। इसमें धार्मिक जीवन के खोखलेपन, जनसाधारण के अंधविश्वास, धन लोलुप शासक, धर्मशास्त्रों के अज्ञान और शिक्षा की अपूर्णता, युद्ध की क्रूरता पर उसने गंभीरता से व्यंग किया। उसकी यह पुस्तक दुनिया में पहली बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। इस प्रकार स्पेन में स्पेनिश भाषा में सर्वेंटीज का नाम आता है, जिसने डॉन क्विक्सोट लिखी। यह पुस्तक उस युग के सामंती जीवन पर व्यंग है। सर्वेंटीज का स्वतंत्र दृष्टिकोण का ज्ञान डॉन क्विक्सोट में उल्लिखित अंतिम पंक्ति से होता है कि मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति को शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत कराना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में उनकी देशज भाषाओं में कृतियाँ लिखी गईं, लेकिन उन सभी कृतियों में कुछ बातें समान थीं, और वह थी धर्म केंद्रित साहित्य नहीं लिखना, मानवतावादी की साहित्य की रचना करना। इसके अलावा जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी खराबियां हैं समाज में, उन पर व्यंग करना। ये कुछ प्रमुख बातें थीं
मानव मात्र के गुण और दोष का वर्णन करना, ये कुछ एक बातें थी जो देश और काल से परे होकर साहित्य में हमें परिलक्षित होती हैं। आगे हम देखेंगे कि कला में पुनर्जागरण के काल में क्या विकास